दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता के गांव में हाल ही में सूखे की अवधि बढ़ने लगी। इसीलिए उस गांव के लोग जीने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। उसी कारण उनमें से बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। ऐसे उनके गांव को अचानक से सूखे की अवधि घेर लेने का कारण क्या हो सकता है करके बहुत दिनों से दीदी चंद्रिका इस विषय पर बहुत शोध करने लगी। उसी प्रयास में वो महीने भर दूसरे गांव को जाती थी। एक बार उसके बहन को देखने चंद्रिका गांव आती है। सूखे की अवधि में रहे पूरे गांव को देखकर घर जाती है। तब बहन हरिता ने, दीदी, दिन भर दिन गांव की स्थिति देखने से मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किस भगवान को हमारे ऊपर गुस्सा आया है। हमारा गांव ऐसे हो गया दीदी। हम यहीं रहने से हम जिंदा नहीं रह सकते। हम कहीं और चले जाएंगे दीदी। तब चंद्रिका ने, देखो बहन, हमारे गांव में ऐसे सूखे की अवधि आने का कारण कोई भगवान या शाप नहीं है रे। ये सब वो मिनिस्टर सूर्याराव का काम है। वो जानबूझकर हमारे गांव को सूखे की अवधि लाकर हमें यहाँ से वो खाली करना चाहता है। इतने दिन की मेरी शोध में मुझे बहुत सारे विषय पता चले बहन। ऐसे कहने पर हरिता आश्चर्य हो जाती है। क्या कह रही हो दीदी? सूखे की अवधि का कारण वो मिनिस्टर है? हम यहाँ से चले जाने से उसे क्या मिलेगा? सब गांव वालों के वोट भी चले जाएंगे ना? तब उसे नुकसान ही होगा ना दीदी? तब चंद्रिका ने, अरे मेरी पगली बहन, तू कहाँ है रे? हमारे गांव के जमीन में सोने की खनिज है। वो खनिज अगर वो हासिल करने से ऐसे करोड़ों वोट्स वो खरीद सकता है। इसीलिए इस इलाके को सूखे की अवधि में डालकर वो इस जगह को प्रोहिबिटेड जोन में बदलना चाहता है। उसके माइनिंग को शुरू करने को सोच रहा है बहन। इसीलिए गांव थोड़ा थोड़ा खाली होने पर भी कोई पुनरावास का इंतजाम नहीं कर रहा रे। तो ये सब तुझे पता है ना? चलो हम सब मिलके उस मिनिस्टर के ऊपर पुलिस में कंप्लेंट लिखते हैं। हमारी जिंदगियों को हम ही सुधारेंगे दीदी। ऐसे बहुत हिम्मत से कहती है। तब दीदी चंद्रिका ने, देखो बहन, वो साधारण आदमी नहीं है, वो मिनिस्टर है। हम पुलिस वालों के पास जाने से वो ही जीतेगा। तो कैसे दीदी? उसके स्वार्थ के लिए इस गांव का नाश कायम है। तब दीदी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे बहन? इसीलिए मैं उस दुष्ट के बारे में मालूम करके गांव-गांव घूमते समय एक महान योगी मुझे दिखाई दिए। उनके पास बहुत सारी महिमाएं हैं बहन। वो मुझे एक माया जल भी प्रदान किए। उस जल की सहायता से हम अपने गांव को बचा सकते हैं। वो बहुत महान है बहन। वो हर समय हिमालय में ही रहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो हमें वरदान दिए। उस माया जल को मैं लाई बहन। उसे पूर्णिमा के दिन क्या करना है वो मुझे बोले। तो कल ही पूर्णिमा है ना दीदी? इस तरह पूर्णिमा की रात उस योगी के दिए माया जल को गांव पूरा छिड़क कर घर आकर दोनों बहनें सो जाते हैं। उस पूर्णिमा के रात को उस माया जल के प्रभाव से वो गांव सुबह होने तक सोने के गांव में बदल जाती है। ये अचानक से बदलाव आने पर सब चौंक जाते हैं। वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसे देख के गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। कुछ देर बाद सब सांत्वना होते हैं। दिन भर दिन उस गांव में सूखे की अवधि कम होने लगी। उस गांव के लोगों को जूते भी सोने के ही पहनते हैं। उस गांव के हर घर में रहे बिस्तर भी सोने से ही रहते हैं। ये सब देखकर हरिता ने, दीदी, ये माया जल देखना हमारे गांव को सोने में बदल दी। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है दीदी? अभी हमारे सोने के गांव को फोटोज और वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया में वायरल करूंगी। चारों ओर हमारे सोने के गांव के बारे में ही चर्चा करने से दुनिया की नजर हमारे गांव पर पड़ेगी। तब वो मिनिस्टर हमारे गांव को कुछ नहीं कर पाएगा और पूरी दुनिया हमें सपोर्ट भी करेगी। सुपर आइडिया दीदी। तब वो मिनिस्टर बिच्छू के डंक मारने वाले चोर के समान रहेगा ना? उसके बाद उस सोने के गांव के बारे में सोशल मीडिया में वायरल करने पर सबकी नजर उस सोने के गांव पर पड़ती है। तब वो गांव एक पर्यटक केंद्र बन जाती है। उससे उसके चारों ओर बहुत सारे रिसोर्ट्स और व्यापार खुलने पर उस मिनिस्टर का प्लान अटर फ्लॉप होता है। दोनों बहनों के सोने का गांव बहुत फेमस होती है।
गंवार दीदी और शहरी बहन। एक मध्यवर्गीय व्यक्ति उमाशंकर उसके 2 बेटियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते समय एक दिन उसकी पत्नी ऐसे कहने लगी, क्यों जी आप इतना सोच रहे हो? आपकी कमाई से आपकी बहन की शादी करनी है और हमारी हरिता और चंद्रिका के स्कूल फीसेस भी भरना है करके सोच रहे हो ना? हाँ शांता, सर पर इतने सारे जिम्मेदारियां हैं। हमारे 2 बेटियां हैं। मुझे पता नहीं चल रहा सिर्फ मेरी कमाई से इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा। ऐसे बहुत उदासीनता से कहता है। तब पत्नी ने, देखिए मैं एक सलाह देती हूँ, अगर आप ऐसे करने से हमारी परेशानियाँ थोड़ा कम होंगे। ऐसे कहने पर पत्नी की सलाह सुनने के लिए पति बहुत उत्सुकता से रहता है। देखिए हमारी बड़ी बेटी चंद्रिका बहुत होशियार लड़की है, वो कैसे भी जी सकती है, पर हमारी छोटी बेटी हरिता ऐसे नहीं है, सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे जी। बड़ी बेटी की पढ़ाई बंद करके घर का काम काज सिखाएंगे। किसी ना किसी दिन बेटी को ससुराल के घर भेजना ही है ना। ऐसे करना ठीक नहीं है शांता, बेचारी चंद्रिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होगा जी, इस बार के लिए मेरी बात मानिए। ऐसे कहकर पति को कन्विंस करके होशियारी चंद्रिका की पढ़ाई बंद करके घर में रखकर कामकाज सिखाने लगे और आलसी हरिता को पढ़ाने लगे। उसके बाद साल बीत जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़ी बेटी चंद्रिका उसी गांव में बिना पढ़ाई किए घर में माता पिता के कामों में हाथ बटाकर हर एक काम को बस यूं ही मिनटों में कर देती है, और दूसरी बेटी हरिता स्कूल में थोड़ा इधर उधर रहने पर भी कॉलेज की पढ़ाई को आने के बाद बहुत होशियार हो जाती है। अभी फॉरेन में पढ़ने लगी। इस तरह दिन बदलने पर भी उमाशंकर की कमाई में ज्यादा बदलाव नहीं आया, पर बड़ी बेटी चंद्रिका के वजह से वो दोनों पति पत्नी उनकी परेशानियों के बारे में सोचना कम कर देते हैं, क्योंकि चंद्रिका माता पिता को इतनी अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। एक दिन फॉरेन बेटी इंडिया को आने का समाचार सुनने के बाद, चंद्रिका बेटी क्या हुआ, इतनी खुश लग रही हो? क्या कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो क्या? माँ, बहुत सालों बाद बहन हरिता पढ़ाई खत्म करके इंडिया वापस आ रही है। वो हमारे घर आने से खुशी नहीं तो और क्या माँ। जब हम बहुत छोटे थे तब हम दोनों मिलकर इस घर में रहे। इतने सालों बाद हम दोनों मिल रहे हैं ना माँ। ऐसे चंद्रिका कहने पर माँ ने, तेरे विषय में हम ऐसे नहीं करना था बेटी। जैसे हम बहन को पढ़ाए वैसे ही कुछ न कुछ करके हमें तुझे भी पढ़ाना था बेटी। अरे माँ, फिर से वो सब क्यों याद कर रही हो? उस दिन वो निर्णय ठीक था माँ, जो हो गया सो हो गया। फिर भी माँ, मुझे क्या नुकसान हुआ? अभी मैं फॉरेन नहीं जा सकती क्या? मेरी बहन मुझे फॉरेन ले जाकर पूरा घुमाएगी माँ, जरूर घुमाएगी। ऐसे हंसते हुए बहुत गर्व से कहती है। उसके बाद हरिता के लिए चंद्रिका बहुत राह देखने लगी। फौरन बहन घर आती है। घर आने के बाद हर एक विषय में उसकी बहन चंद्रिका को अपमानजनक बातें बोलने लगी। चंद्रिका हरिता के कपड़े धोने पर वो ऐसे कहने लगी, दीदी, तुझे थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? पता है तुझे वो कितने कॉस्टली ड्रेसेस हैं? यहाँ के बाजार में मिले कपड़े सोच रही हो क्या? वरना तेरे जैसे डर्टी ड्रेसेस सोच रही हो क्या? छी छी। ऐसे मुंह में आई बातें कह देती है। फिर भी गांव की दीदी चंद्रिका उसकी गलती मान लेती है। ऐसे रहते समय छोटी बेटी हरिता फॉरेन से आकर बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन उसका पिता ऐसे कहने लगा, हरिता बेटी, तू फॉरेन में पढ़ाई करके आई है और यहीं रहकर नौकरी ढूंढना चाहती हो ना? बहुत अच्छा निर्णय है, पर इतने में घर के कामकाज में दीदी और माँ की सहायता कर सकती हो ना? कितनी बड़ी नौकरी करने पर भी किसी न किसी दिन ससुराल के घर बहू बन के जाना ही है। दीदी के पास काम सीखो बेटी, वो हर एक काम को बहुत अच्छे से करती है। पिता की बातें सुनकर फौरन बहन को दीदी पर रहे गुस्सा और बढ़ जाता है, पर अपने मन में ऐसे सोचने लगी, क्या फौरन जाकर मैं इतनी पढ़ाई करके आई हूँ और मुझे उस गांव की गवार के पास कामकाज सीखना है? घर के काम के सिवा उसे इस दुनिया में क्या पता है?
दिन भर दिन मम्मी पापा को उस पर प्यार ज्यादा होने लगा। हर एक विषय में दीदी को देखकर सीखो, दीदी को देखकर सीखो कहकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। कैसे भी इससे छुटकारा पाना है। ऐसे सोचकर दीदी से प्यार से रहने का नाटक करके माता पिता को बिना शक हुए एक बार उसकी दीदी बगीचे में काम करते समय उसके शैम्पू को नीचे गिरा देती है। चंद्रिका बिना देखे उसके पैर शैम्पू पर पड़ के नीचे गिरने पर उसके सर को जोर से चोट लग के कोमा में चली जाती है। ये सब देखकर सैडिस्ट की तरह बहुत खुश होती है फौरन बहन। इस प्रकार गंवार दीदी चंद्रिका को उसकी फौरन बहन ही बिस्तर पर गिरा देती है।